का नए स्तर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने आईआईटी के छात्रों से कहा, आप में पैटर्न से पेटेंट तक पहुंचने की क्षमता। छात्रों को दिया सेल्फ 3 का मंत्र। गुजरात में अहमदाबाद सहित 6 नगर निगमों के लिए मतों की गणना जारी। बीजेपी ने नगर निगमों में बनाई भारी बढ़त। कुल 144 वार्डों की 576 सीटों के लिए 21 फरवरी को हुआ था मतदान। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ। इससे पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन से हुई थी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 26 जनवरी लाल किले पर हिंसा मामले में जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को किया गिरफ्तार। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के समर्थन में किसान संगठनों की 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ हुई थी झड़प। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी है। अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। केरल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा हुआ 5 लाख के पार। कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रपति बाइडेन ने अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का दिया आदेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए देश को तैयार करना है। इसीलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को स्वस्थ रखने के लिए हमें 4 मोर्चों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो,
योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी खड़गपुर की 66वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन आईआईटी खड़गपुर के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। इस संस्थान को देश को 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए देश में बन रहे इकोसिस्टम में नेतृत्व की भी उम्मीद है। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में विकसित है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की दृष्टि होती है। इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई सवाल भी आते हैं। आपके बहुत से सवालों का जवाब सेल्फ फ्री में है, जो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा है सेल्फलेसनेस। जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े
और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि अब जरूरत है कि आईआईटी जैसे संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के मामले में अगले स्तर पर ले जाने का काम करें। 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। सौर ऊर्जा के महत्व पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया था, लेकिन आज समय का हम पर दायित्व है और इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। हमारा देश सस्ती और अफोर्डेबल ऊर्जा का विकल्प दे सकता है। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केरल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां एक्टिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास नहीं होने की वजह से पुदुचेरी में वो अपनी सरकार गंवा चुके हैं। अब जनता के सामने इन लोगों का सच आ चुका है। राहुल गांधी ट्राइंग टू बिकम एक्टर एंड ट्रैक्टर। I have already raised this question in my speech also. If you are so much favorable to the APMC, why there is no APMC in Kerala? उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज चमोली घटना में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों पर जानकारी देते हुए कहा कि टनल में और तपोवन के बैराज में प्रयास जारी है। रैणी गांव के प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है। नदी के किनारे भी हमारा खोज अभियान जारी है। मलबे को पूरी तरह साफ करना बहुत बड़ा काम है। टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। इतने दिनों में हम 171 मीटर पर ही जा पाए हैं। 90+ के रेंज में हमारे पास जो है लोग मिल चुके हैं। बाकी प्रयास हमारा जारी है और वो टनल में भी जारी है। टनल के 171 मीटर पॉइंट पे पहुंचे थे और उसमें भी जारी है। जो बैराज है डैम की तपोवन की, उसके ऊपर और निचली साइड दोनों साइड में जारी है। रैनी गांव जो है उसका जो वहाँ का जो पावर प्रोजेक्ट था उसके मलबे में भी काम जारी है। और नदी किनारे भी कल भी जो बॉडीज मिली हैं वो कीर्तिनगर के आसपास मिली है। तो नदी के जो किनारे हैं, नदी के जो बहाव है, उसमें भी हमारे लगातार जो है खोज अभियान जारी है। आगे बढ़ते हैं। कोयला तस्करी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक दल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित निवास पर उनकी पत्नी रुजिरा नरूला से पूछताछ कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और रुजिरा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली, वैसे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई। सीबीआई ने रविवार को रुजिरा बनर्जी को नोटिस दिया था। इस पर रुजिरा नरूला बनर्जी ने सोमवार को सीबीआई को चिट्ठी लिखकर अधिकारियों से घर पर 23 फरवरी को पूछताछ के लिए कहा था। इस बीच सीबीआई ने कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से उनके घर पर करीब 3 घंटे पूछताछ की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अधिकारियों, कर्मचारियों और अनूप मांझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था ईसीएल
सीआईएसएफ, रेलवे और संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से एसीएल के लीज होल्ड क्षेत्र से कोयले की चोरी और तस्करी की गई थी। जांच के दौरान कुछ बयानों में रुजिरा नरूला का नाम सामने आया था, इसीलिए सीबीआई इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी लाल किले पर हिंसा मामले में जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। मोहिंदर सिंह खालसा कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है और दंगे के मुख्य साजिशकर्ता में से एक है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग के समर्थन में किसान संगठनों की 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। अनेक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला परिसर पहुंच गए थे, जबकि उनमें से कुछ ने इस ऐतिहासिक स्मारक के गुंबदों और उसकी प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में जिलेटिन स्टिक में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के खदान व भूगर्भ मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि हादसे पर सरकार मामले की जांच करवाएगी। Very sad news in Chikkaballapur district, Nagmangal Taluk. It happened yesterday late night. But 6 people are killed. One is major injured. It is due to major explosive. Because of that, it happened. Already our district administrator, DC, SP, and our department, all seniors, already they are in the site. Then our in-charge minister, Dr. Sudhakar, as well as our Home Minister, Mr. Basaraj Bommai, is also on the way to that site. Now, what happened, they will find out. They will come back to us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दुर्घटना के कारण लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, प्रार्थना है कि घायल लोग जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। बिहार के कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कोसी पुल पर आज सुबह करीब 4 बजे एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में भर्ती कराया गया है। कोसी पुल के समीप नवगछिया की ओर से आ रहे ट्रक की सीधी टक्कर स्कॉर्पियो से हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। सभी मृतक समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के बताए जा रहे हैं। मृतक व घायल सभी लोग एक ही परिवार के हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया। उन्होंने कहा, बिहार के कटिहार में हुई एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी मिली है। मैं उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत खिलौना मेला का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। इसी में एक है केंद्रीय विद्यालय एनएमआर ओल्ड जेएनयू दिल्ली का स्कूल, जिन्होंने मेला में हिस्से के लिए यहां के बच्चों को खास तौर पर तैयार किया है। ये बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय एनएमआर ओल्ड जेएनयू दिल्ली के, जो शनिवार 27 फरवरी को होने वाले भारत के पहले खिलौना मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने खास तैयारी भी की है। वर्चुअल तरीके से हो रहे इस मेले में देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और इनमें से एक विद्यालय यह भी है। यहाँ के छात्रों ने कठपुतली के जरिए अलग अलग विषयों को समझाने का प्रयास किया है। छात्रों का कहना है कि इससे खेल खेल में हम बहुत सारे कठिन विषयों को आसान तरीके से सीख सकते हैं। हमें इस कठपुतली के द्वारा जो भी पाठ होते हैं वो सब हमें सजीव लगते हैं। ये देखिए, ये जैसे बोल रहा, हमें लगता है कि वो रियल है, वो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। इस गेम को बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस गेम के माध्यम से उन्हें अपनी भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास, कला, इन सब के बारे में उन्हें पता चलेगा और खेल का खेल हो जाएगा, मनोरंजन का मनोरंजन, और इससे उन्हें नॉलेज भी गेन हो जाएगी। फिजिक्स रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं ये सब ये टॉय शो करता है और ये सबसे बड़ी बात है, ये रिमोट कंट्रोल्ड है, तो रिमोट एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी, एंड ये 4 व्हील्स पे है, तो ये किसी भी टेरेन पे काम कर सकता है। प्राचार्य का कहना है कि खिलौने मेले से बच्चों में स्कूल और पढ़ाई के साथ साथ नवाचार में भी रुचि बढ़ेगी। बच्चे आनंदित होंगे
स्कूल एक आनंद का प्लेस बनेगा, जो हमारी शिक्षा नीति का पहला और प्रथम चैप्टर है कि जब खेल में सारा सब कुछ सिस्टम खेल का होगा तो शायद इनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टॉय फेयर से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र से जुड़े तमाम उद्यमियों को भी एक सार्थक मंच मिलेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राम जन्मभूमि निर्माण के लिए सहयोग लेने को लेकर अब भाजपा के लोग हर वर्ग के पास जा रहे हैं। वहीं लोगों में भी अत्यंत उत्साह का माहौल है। देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ जय श्री राम का उद्घोष करती जनता और सबके हाथ में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए दिए गए योगदान की रसीद। ये नजारा है सोनभद्र जिले के वाल्मीकि समाज के लोगों का। इसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इनके बीच आकर जहां भगवान श्री राम के चित्र की आराधना की, वहीं इनके समाज के मुखिया और दिव्यांग को सम्मानित किया और कहा कि एक साथ 3 पीढ़ी के लोग इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। और वाल्मीकि समाज का उत्साह, राम मंदिर के प्रति समर्पण का उत्साह, राम मंदिर के प्रति कुछ अर्पण करने का उत्साह अद्भुत है। और हम सब इनके बीच में गए तो भाव का ये समर्पण है। और आज ये उत्साह यहाँ देखने को मिली कि 3 पीढ़ियों के लोगों ने एक साथ समर्पण किया। वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने खास तौर पर राम जन्मभूमि निर्माण में अपना योगदान दिया, तो वहीं इसी समाज के एक दिव्यांग ने भी अपनी श्रद्धा दिखाई। मैं श्रद्धा भाव के प्रति अपने अंदर रखता हूँ और 2800 रुपए राशि श्री राम जी निर्माण के लिए मैंने दिया। बहुत दिनों से जो जिसका इंतजार था राम मंदिर का, वो आज पूर्ण होने को है और जो भी हमसे हो सका योगदान किए और हमारे समाज के सभी भाई बहन बड़े छोटे सभी लोग अपने अपने योगदान दिए हैं। हमें खुशी है कि हम राम मंदिर में अपना कुछ धनराशि प्राप्त दे रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है और इस दिन का हमें बहुत इंतजार भी था। इन लोगों के उत्साह को देखकर अब लगने लगा है कि यह जन जन का आंदोलन बनता जा रहा है। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव, उस भाव से ये राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। खुश हैं, उत्साहित हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा। सोनभद्र के ये वाल्मीकि समाज के लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि बहुत जल्दी ही मंदिर बनेगा। इनका योगदान इसमें है, जो उसका भरपूर उत्साह है इन लोगों में और ये लोग चाहते हैं कि मंदिर जल्द से जल्द बन जाए और लगे हुए हैं अपने योगदान के साथ, अपने श्रद्धा के साथ और अपने उत्साह के साथ। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह, गौतम, सोनभद्र, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना से मरने वाले लोगों की याद में 5 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का फैसला किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में 1 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के मुकाबले में कोरोना महामारी में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से 2,88,26,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी के बाद अभी भी बिजली पानी की आपूर्ति की दिक्कतें बनी हुई हैं। राज्य की 1/3 आबादी यानी कुछ 8.8 मिलियन लोग अभी भी पानी की आपूर्ति को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों को अभी भी उपयोग करने से पहले पानी को उबालने की सलाह दी जा रही है। हालांकि सप्ताहांत में सभी बिजली संयंत्र वापस शुरू हो चुके हैं। अधिकांश घरों में बिजली भी बहाल कर दी गई है। टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि वो पानी वितरित करने के लिए टेक्सास एयर गार्ड, टेक्सास नेशनल गार्ड और अमेरिकी सेना में शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पुनर्निर्माण के बाद बदले हुए विशालकाय और भव्य स्वरूप में ये स्टेडियम 24 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने जा रहा है। ये मुकाबला दिन रात का होगा। 1,10,000 दर्शक की क्षमता वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है।
जब हम क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करते हैं तो लॉर्ड्स का नाम सबसे पहले आता है, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। उसके बाद एमसीजी, जो अपने वैभव के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जी हाँ, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम तैयार है नए रंग और भव्य स्वरूप में इतिहास बनाने के लिए। पुनर्निर्माण के बाद बदले हुए मोटेरा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला होगा। पिंक बॉल से होने वाले इस डे नाइट टेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। ये स्टेडियम अपने निर्माण के दिनों से ही लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 1982 में बनाए गए इस स्टेडियम में पहले 53,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन अब नए स्टेडियम में ये क्षमता बढ़ाकर 1,10,000 हो गई है। ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। मोटेरा स्टेडियम को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बनाने वाली कंपनी ने ही डिजाइन किया है। ये दुनिया का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें मुख्य मैदान पर 11 सेंटर पिच हैं। मोटेरा एकमात्र स्टेडियम है जिसमें अभ्यास और सेंटर पिच के लिए एक ही मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। स्टेडियम में ऐसी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जिससे खिलाड़ियों की परछाई बहुत कम पड़ेगी। बेहतर दृश्यता और परछाई को दूर करने के लिए पूरी गोलाकार छत पर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जो कि सोलर एनर्जी से चलती हैं। स्टेडियम में मुख्य मैदान के अलावा अभ्यास के लिए 2 क्रिकेट के और एक मल्टी स्पोर्ट ग्राउंड भी है। यहाँ 4 ड्रेसिंग रूम हैं जिनमें इनबिल्ट जिम है। स्टेडियम में 75 एयर कंडीशन कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी हैं। इस स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। क्या है इसका मतलब? कि अगर बारिश भी होती है तो उसके बावजूद खेल में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और अगले आधे घंटे के अंदर जैसी बारिश खत्म होती है, खेल फिर से शुरू हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी मोटेरा स्टेडियम का काफी महत्व है। 7 मार्च 1987 को मोटेरा में सुनील गावस्कर पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इसी मैदान पर कपिल देव ने श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में उस समय का सर्वाधिक विकेट लेने का रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इसी मैदान पर अपने करियर का पहला दोहरा शतक 30 अक्टूबर 1999 को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। यही नहीं, सचिन ने नवंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ मोटेरा में ही 30,000 रन बनाने का मुकाम हासिल किया था। पुराने स्टेडियम में 5 वर्ल्ड कप मैच के आयोजन सहित कुल 23 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन किया जा चुका है। यहाँ पर 2011 वर्ल्ड कप का भारत ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल भी खेला गया था। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोटेरा। आइस हॉकी के बाद अब स्नो सॉकर। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बर्फ पर फुटबॉल कैसे खेली जा सकती है, लेकिन इस खेल का जोरदार रंग लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव में नजर आया, जहां लोगों के बीच ये खेल चर्चा का विषय बन गया। अब तक आपने आइस हॉकी को देखा और इसका आनंद भी उठाया होगा, लेकिन लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के तीसरे दिन स्नो सॉकर के खेल ने अपना एक अलग ही समा बांध दिया, जो तीसरे दिन इस पूरे महोत्सव की जान बन गया। इस खेल का आयोजन लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स जिला ओलंपिक एसोसिएशन और फ्रेंड्स पशकुम फुटबॉल क्लब द्वारा किया गया, जहां एक प्रदर्शनी मैच का लुत्फ लोगों को रोमांच से भर गया। जानकारों के मुताबिक इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से यहां पर्यटकों को भारी संख्या में अपनी ओर खींचेगा। Environment is beautiful, snow is there, people are very good. जिस हिसाब से आप सब सर्विस दे रहे and ready to handle tourists, so I think the future is very bright for Kargil and Ladakh. ये जो इवेंट आगे जाके फैमिली और टूरिस्ट के लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाए, उसके लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे से हमें सब लोगों को प्लान करना जरूरी है। All these youngsters are there and they are doing lot good work and we can see how best we can utilize. स्नो सॉकर के अलावा स्कीइंग ने भी रोमांच के पलों को रफ्तार दी। इस महोत्सव का मुख्य मकसद लद्दाख के पारंपरिक संस्कृति से तो दुनिया को परिचित कराना है ही, साथ ही पर्यटकों को भी क्षेत्र की विभिन्न खूबियों से अवगत कराना है, और जिसमें ये महोत्सव अपनी कला और संस्कृति का हर रंग सामने रख रहा है। करगिल से अनायत अली के साथ रमेश चंद्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, लेह लद्दाख। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने दार्जिलिंग में होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ की जिंदगी साधना की जिंदगी है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। पर्यटकों को बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए होम स्टे मालिकों के आतिथ्य कौशल को समृद्ध करने की दिशा में पर्यटन मंत्रालय का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय इंडिया टूरिज्म कोलकाता, पूर्वी हिमालय ट्रेवल एंड टूरिज्म ऑपरेटर एसोसिएशन और IIAS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से दार्जिलिंग में 3 दिवसीय अतुल्य भारत मेगा होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ की जिंदगी साधना की जिंदगी है। पहाड़ी जीवन साधना का जीवन है, साहस का है, संस्कारों का है, सत्कार भी वो करते हैं, लेकिन वो कठिन है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो शायद उस माइंडसेट से बाहर जा रही है। तो मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसके दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा दार्जिलिंग के राजभवन में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो मूलभूत परंपरा है वे हर कीमत पर बचनी चाहिए। फ्यूजन का जमाना है, फ्यूजन की चीजों को कहीं न कहीं आपको स्थान देना पड़ेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बड़े स्वाभाविक परिवर्तन है। हम अपने ट्रेडिशन को भी न छोड़ें। हम किसी विकास के विरोधी नहीं है। फ्यूजन हो बहुत अच्छी बात है, फ्यूजन में लोग नौजवानों की रुचि है, किसी भी तरह उस पूरे घटनाक्रम को जोड़ना ही चाहिए। लेकिन हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो हमारी मूलभूत परंपरा है वो हर कीमत पर बचनी चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। दार्जिलिंग से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। योग के बारे में कहा जाता है कि ये तनाव और अवसाद को दूर करने और मानसिक शांति में लाभकारी साबित होता है। IIT दिल्ली के एक अध्ययन से ये पता चला है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी योग करने वाले मानसिक रूप से शांत थे और उन पर महामारी का भावनात्मक असर कम रहा। पेश है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की ये खास रिपोर्ट। नियमित रूप से योग करने वालों को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान योग ना करने वालों के मुकाबले तनाव, घबराहट और अवसाद जैसी समस्याओं से कम जूझना पड़ा। ये बात IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से साफ हो गई है। अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी योग करने वाले मानसिक रूप से शांत और अधिक सुखी थे। एक सर्वे स्टडी की हमने जिसमें कि लोगों से पूछा कि आपको स्ट्रेस कितना है, आपकी एंजाइटी कितनी है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके थ्रू हमने पता किया। साथ ही साथ हमने उनसे ये भी पूछा कि आप योग, प्राणायाम, इस तरह की प्रैक्टिस, मेडिटेशन या वो सब करते हैं या नहीं करते हैं। स्टडी ने यही फाइंड किया है कि भाई जो लोग योग करते हैं उनका जनरली स्ट्रेस लेवल कम था लॉकडाउन के दौरान। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि कई लोग ऐसे थे जो कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने योग करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो पहले लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लॉकडाउन हो गया, स्ट्रेस में थे, लोगों ने सजेस्ट किया तुम योग प्राणायाम शुरू करो, तो उन्होंने उस समय शुरू किया। तो हमारी स्टडी में ये भी फाइंड किया कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी किया थोड़े कम समय के लिए, उनको भी उसका फायदा मिला। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने पिछले साल 26 अप्रैल से 8 जून के बीच की लॉकडाउन अवधि के दौरान 668 वयस्कों पर यह सर्वे किया। सर्वे में शामिल लोगों को योग करने वाले और योग नहीं करने वाले के समूह में विभाजित किया गया। योग करने वालों को भी लंबे समय से योग कर रहे और लॉकडाउन के दौरान योग की शुरुआत करने वाले लोगों के अलग अलग समूह में विभाजित किया गया। अध्ययन में ये बात सामने आई कि लंबे समय से योग कर रहे लोगों को बीमारी की चिंता कम थी और वो मानसिक रूप से शांत थे। इन लोगों पर कोविड-19 महामारी का भावनात्मक असर कम देखा गया। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स कोविड-19 के संक्रमण पर हायर पर्सनल कंट्रोल और लोअर इलनेस कंसर्न महसूस करते हैं। इसी ग्रुप में लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स में यह भी पाया गया कि इनकी मेंटल वेलबींग और पीस ऑफ माइंड सबसे अधिक है। हमारे अध्ययन ने कोविड-19 की इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को मैप किया
और यह प्रमाणित किया कि योगा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लाभकारी प्रभाव दिखाता है। IIT दिल्ली के शोध से ये बात साफ हो गई है कि योग जीवन की विभिन्न चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में प्रभावी है। इस शोध के आधार पर योग को वैकल्पिक थेरेपी के तौर पर अपनाया जा सकता है, जो कोविड-19 महामारी जैसी परिस्थितियों में तनाव को दूर करने में लाभकारी साबित हो सकता है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब आपको मिलवाते हैं दुरैया मुस्तफा तापिया से, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, जिन्होंने 26 जनवरी को सूरत से यात्रा शुरू की। पूरे देश का भ्रमण करते हुए इन्होंने जगह जगह कार्यक्रम भी किए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। ऐसे लोग समाज के लिए आइकन हैं, जो असंख्य लोगों को समाज के लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। ये हैं दुरैया मुस्तफा तापिया। समाज सेवा के इनके जज्बे ने इन्हें देश में जागृति का कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। 26 जनवरी को ये सूरत से भारत भ्रमण के लिए निकली हैं। उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, नारी सुरक्षा और स्वच्छ भारत के लिए लोगों को जागरूक करना। अपने उद्देश्य को लेकर ये काफी उत्सुक हैं और कई जगह इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड, डस्टबिन और मास्क भी बांटे हैं। रोड सेफ्टी के लिए भी ये लोगों को जागरूक कर रही हैं। इन्होंने अपनी यात्रा को सुरक्षा सेतु का नाम दिया है। अभी ये जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है, तो हमारे ट्रस्ट ने एवरी डे ये जो कोविड का टाइम चल रहा था, तो एवरी डे 2,500 से लेके 2,500 से लेके 3,000 पीपल को एवरी डे हम लोग खाना सर्व करते थे, राशन की किट देते थे। तभी मैंने सोचा था कि ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ मुझे सूरत के लिए, मेरे सिटी के लिए नहीं करनी है, बल्कि मुझे डिफरेंट प्लेस में जाके, मतलब एक स्टेट में जाके मुझे ये एक्टिविटी वहाँ पे भी करनी है, कि वहाँ पे भी मुझे ये कोविड-19 के लिए अवेयरनेस करनी है। वहीं इस सारे कार्यक्रम का संचालन दिशा जोशी कर रही हैं। कार्यक्रम का रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा दिशा जोशी ही तय करती हैं। पहली बार इस तरह के आयोजन को कर रही दिशा जोशी का कहना है कि समाज हमें काफी कुछ देता है, तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी समाज को सेवा के रूप में वापस करें। गौरतलब है कि इनकी ये यात्रा 3 मार्च को स्टैचू ऑफ यूनिटी पर खत्म होगी। भविष्य के लिए योजना में ऐसा है कि अगर और कोई ऐसी मुहिम दुरैया जी चलाती हैं या कोई भी और संस्था चलाती हैं, तो मैं ज़रूर से उसमें जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि आप सोसाइटी को जितना दे उतना कम है। और लड़कियों को ज़्यादातर ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम ऐसी लड़कियों जिनका एक्सपोजर नहीं है ज़्यादा, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर और इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, उसका अवेयरनेस सबको होना बहुत ज़रूरी है। समाज के लिए अगर काम करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यही साबित किया है दुरैया मुस्तफा तापिया ने, जिन्होंने अपने कार्य से हजारों लाखों युवाओं को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेकार को धन में बदलने की परिकल्पना की थी। आज आपको NIIST के छात्रों और वैज्ञानिकों का एक अनूठा आविष्कार दिखाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने डेली यूज में आने वाले प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया है। प्लास्टिक की थैलियों और बर्तनों के स्थान पर कृषि अपशिष्ट से उत्पन्न ये जैव उत्पाद अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पप्पनमोडे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कृषि अपशिष्टों से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल से टेबलवेयर जैसे कि प्लेट, चम्मच, कप और बैग तैयार किए हैं। दरअसल कच्चे माल में कृषि अपशिष्ट होते हैं। चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, पेच पाइन के पत्ते और पाइनएप्पल के पत्तों से कचरा इकट्ठा होता है। इन वैज्ञानिकों ने अनानास के पत्ते और गन्ने के कचरे इत्यादि से रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली शानदार वस्तुएं तैयार की हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अक्सर प्लास्टिक के उत्पादों के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कटलरी, जो बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उसकी जगह अब पर्यावरण के अनुकूल खेती के कचरे से बने उत्पादों ने ले ली है। ये उत्पाद प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रफ्तार भर रहे हैं।
चीड़, अनानास और सेब की पत्तियां यहाँ किसानों के लिए सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि वाजा कोकलम जैसे स्थानों पर फसल का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है। जब कोविड-19 महामारी देश में आई और लॉकडाउन हुआ तो अनानास प्रसंस्करण फैक्ट्री परिसर से अनानास के पत्तों को हटाने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। तब सरकार ने हमसे संपर्क किया और समाधान खोजने के लिए हमारी मदद मांगी, और तब हमने कृषि अपशिष्ट से जैव कटलरी का उत्पादन करने के बारे में सोचा था। हमने एक या दो कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हमारा उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल कचरे या कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, गन्ने के कचरे और ऐसे ही कच्चे माल का उपयोग करके बायो कटलरी का उत्पादन करना है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अब कृषि का कचरा भी किसानों के लिए लाभ का सौदा बनता जा रहा है। कृषि कचरे से बने ये उत्पाद टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल तो हैं ही, प्लास्टिक उत्पादों के मुकाबले काफी सस्ते भी हैं। इन उत्पादों की मुख्य विशेषता ये भी है कि वो 30 दिनों के अंदर मिट्टी में घुल जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये उत्पाद न केवल प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उल्लेखनीय है, बल्कि ये कृषि अपशिष्टों के जलने के बाद के वायु प्रदूषण को भी कम करने में सहायक होंगे। त्रिवेंद्रम से चंदू नायर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नासा ने एक वीडियो और ऑडियो जारी किया है जिसे पिछले सप्ताह मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के दौरान मार्स रोवर परसिवेरेंस द्वारा लिया गया है। लगभग 3 मिनट का वीडियो परसिवेरेंस के प्रवेश, उतरने और लैंडिंग के अंतिम मिनटों को दिखाता है, तो वहीं जारी किए गए ऑडियो फाइल में मंगल की सतह पर हवा के झोंके की आवाज सुनाई दे रही है। रोवर के शक्तिशाली रॉकेट इंजनों द्वारा ग्रह की सतह पर रेत और छोटी चट्टानों के एक दलदल में परसिवेरेंस को उतरते हुए देखा जा रहा है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यान के 3 अलग अलग जगहों पर स्थित 5 कैमरों ने इमेजरी एकत्र की, जबकि 2 माइक्रोफोनों ने ध्वनियों को रिकॉर्ड किया। परसिवेरेंस भूमध्य रेखीय मार्टिन क्रेटर पर लैंड हुआ, जिसे जुज़ेरो क्रेटर कहा जाता है। वहां वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या मंगल ग्रह पर अतीत में कभी जीवन था। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस आदेश को मैनहट्टन के जिला अधिवक्ता साइरस वेंस जूनियर की जीत माना जा रहा है, जिन्होंने 2019 से पूर्व के ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी, जबकि ट्रंप राष्ट्रपति पद के विशेषाधिकार के चलते इस तरह की किसी जांच से छूट चाहते थे। ब्राजील के उत्तर पश्चिमी राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस बाढ़ से करीब 1.2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पेरू से लगी सीमा पर एक टेलीविजन फुटेज में बारिश के बाद भरी हुई नदियां, बाढ़ से डूबी सड़कें और बाढ़ में नाव में इधर उधर जाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैब बोल्सोनारो ने इस क्षेत्र का दौरा किया और 6000 से अधिक लोगों को बाढ़ के कारण विस्थापित किया गया। लगभग 8,95,000 जनसंख्या के साथ एक ब्राजील में सबसे गरीब राज्यों में से एक है। और स्पेन में राजशाही का अपमान करने के आरोप में जेल में बंद संगीत कलाकार पाब्लो हासिल के समर्थन में दक्षिणी यूरोपीय देश में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बैनर तले स्पेन के कई नागरिकों ने कलाकार को उसके संगीत एवं ट्वीट के लिए जेल में बंद करने पर कड़ी आपत्ति जताई। पाब्लो हासिल को 9 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसे प्रदर्शनकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला उन्होंने बताया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 11 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से उपचार कराकर 8 करोड़ 77 लाख लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 24,85,000 के पार हो गई है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 5,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कोरोना संक्रमण से 2,47,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहां कोरोना संक्रमण के कारण 5 लाख से
ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा कि कोरोना वायरस के और घातक स्वरूपों के कारण ये कहना कठिन हो गया है कि देश कब कोरोना महामारी से पार पाएगा। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के रूपों के बाद कोरोना संक्रमण और तेजी से फैला है। अब तक अमेरिका में 2,88,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में लॉकडाउन हटाने का रोड मैप जारी कर दिया। 4 स्टेप में लॉकडाउन हटाया जाएगा। इनकी तारीखों का ऐलान करते वक्त बोरिस जॉनसन ने कहा कि रोड मैप की सभी स्टेप्स के बीच 5 हफ्ते का अंतर होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि लॉकडाउन हटाने की शुरुआत स्कूलों से होगी। देश में सभी स्कूल 8 मार्च से खुलेंगे। जॉनसन ने कहा कि खतरा अभी बरकरार है। आने वाले महीनों में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन पूरी आबादी को 100% प्रोटेक्शन का भरोसा नहीं दे सकती। आगे बढ़ेंगे। हमास शासित गाजा पट्टी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। चिकित्सा कर्मियों ने स्पुतनिक वी लगवाई। गाजा ने पिछले सप्ताह कोरोना टीकों की पहली खेप प्राप्त की थी। गाजा में 2 मिलियन लोगों को कोरोना टीकाकरण लगाया जाना है। गाजा में अभी 22,000 टीकों की खुराक प्राप्त हुई है। इससे पहले फिलिस्तीन ने इजराइल पर आरोप लगाया था कि उसने गाजा पट्टी के लिए भेजी जा रही कोरोना वायरस के शिपमेंट को रोक दिया है। और बात करें स्वास्थ्य की तो तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर ये नहीं सोचते कि इसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है या कारण बन सकता है मुंह और गले के कैंसर का। क्या होते हैं मुंह और गले के कैंसर के लक्षण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुंह और गले के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं और विश्व भर में मृत्यु का बड़ा कारण है। मुंह व गले का कैंसर लैरिंक्स, गले, होंठ, मुंह की अंदरूनी सतह, नाक या सैलिवरी ग्लैंड्स में हो सकता है। तंबाकू का सेवन, अधिक मात्रा में धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना, इसके अतिरिक्त कई अन्य कारक हैं जिनसे मुंह और गले के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मुंह और गले का कैंसर आज के दिन में हमारा इस देश में कॉमनेस्ट कैंसर हो गया। सबसे ज़्यादा कैंसर मेल्स में या आदमियों में यही कैंसर है। क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीड़ी सिगरेट पीने से भी होता है। कई बार मुंह में अगर दांत ठीक ना हो, दांत खराब हो, नुकीले दांत हो तो उससे भी हो जाता है। आपको रेगुलरली किसी न किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। 6-8 महीने डेंटिस्ट से, डॉक्टर से दिखाने के लिए, अपना मुंह पूछने के लिए कि जी कैसा हाल है, अंदर ठीक है नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो टाइम से पता चल जाए। प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को पहचान कर यदि कैंसर का सही इलाज करवाया जाए तो रोगी के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आवश्यक है कि सावधानी रखें और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न करें, जिससे मुंह व गले के कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं खेल की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में आज एटलेटिको मैड्रिड का सामना चेल्सी से होगा। भले ही लुइस सुआरेज चैंपियंस लीग में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन एटलेटिको के कोच डिएगो सिमियोन को उम्मीद है कि वे इस मैच में चेल्सी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। सुआरेज ने अपने पहले सीजन में अब तक एटलेटिको के लिए 16 बार गोल किए हैं, जिसके चलते वे ला लीगा में शीर्ष पर हैं। हालांकि चैंपियंस लीग के 4 मैच में वे अब तक क्लब के लिए गोल नहीं कर सके हैं। एटलेटिको को ला लीगा में अपने ही घर में लेवांते के खिलाफ 0-2 से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। वहीं चेल्सी के मैनेजर थॉमस टुकल के लिए भी ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। फ्रैंक लैम्पार्ड के स्थान पर मैनेजर बनने के बाद से टुकल ने चेल्सी को सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर 5 जीत दिलाई हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में आज मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख और इटालियन क्लब लाजियो आमने सामने होंगे। बायर्न की टीम पिछले 9 महीने में 6 खिताब जीत चुकी है। वहीं ग्रुप स्टेज में बायर्न ने 18 में से 16 अंक हासिल किए थे। ऐसे में लाजियो के कोच का मानना है कि उनकी टीम दिग्गज विरोधी के सामने दबाव में रहेगी। लाजियो भी फॉर्म में है। उन्होंने सेरिया में पिछले 8 में से 7 मैच जीते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2 शानदार हेडर के जरिए यूवेंटस की टीम ने इटालियन सेrie के मुकाबले में क्रोटोन की टीम को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ यूवेंटस तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और टीम शीर्ष पर चल रहे इंटर मिलान से अब सिर्फ 8 अंक पीछे है। रोनाल्डो ने ये दोनों गोल पहले हाफ में किए, जबकि टीम की ओर से तीसरा गोल 66वें मिनट में मैकेनी ने किया। रोनाल्डो का ये 70वां गोल रहा। वहीं इस सीजन में रोनाल्डो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी सामने हैं। उन्होंने अब तक प्रतियोगिता के इस सीजन में 18 गोल किए हैं। और बुलेटिन के अंत में आइए देख लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित। इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित बजट को बताया अभूतपूर्व। कहा देश में ट्रीटमेंट के साथ साथ वेलनेस पर भी फोकस शुरू। कहा पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और उस पर भरोसा पहुंचा नए स्तर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने आईआईटी की छात्रों से कहा, आप में पैटर्न से पेटेंट तक पहुंचने की क्षमता। छात्रों को दिया सेल्फ 3 का मंत्र। गुजरात में अहमदाबाद सहित 6 नगर निगमों के लिए मतों की गणना जारी। बीजेपी ने नगर निगमों में बनाई भारी बढ़त। कुल 144 वार्डों की 576 सीटों के लिए 21 फरवरी को मतदान हुआ था। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ। इससे पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन से हुई थी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 26 जनवरी लाल किले पर हिंसा मामले में जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को किया गिरफ्तार। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के समर्थन में किसान संगठनों की 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ हुई थी झड़प। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। केरल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा हुआ 5 लाख के पार। कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रपति बाइडेन ने अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का दिया आदेश। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।